हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन के एक और इंपॉर्टेंट डिवीजन को, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन्स से मिलकर बना हुआ है और हम एक्सियल स्केलेटन को 4 इंपॉर्टेंट डिवीजन में डिवाइड या ग्रुप्ड कर सकते हैं। पहला डिवीजन था स्कल, जिसमें 29 बोन्स आते हैं और आप वो स्टडी कर चुके हैं। अगला डिवीजन है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें टोटल 26 बोन्स आती हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम, जो आपको पता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे रिब्स, जिसमें 24 बोन्स आएंगी और लास्ट डिवीजन होगा स्टर्नम, जिसमें केवल 1 बोन आती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, इसमें हम वो सब कुछ जानने वाले हैं जो आपको आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज आप याद रखिए कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको आप बैक बोन भी कह सकते हैं और आपके वर्टिब्रल कॉलम की आपकी बॉडी में लोकेशन क्या होती है, तो आपका आंसर होगा आपके नेक और आपके ट्रंक के मिड डॉर्सल रीजन में आपका वर्टिब्रल कॉलम लोकलाइज्ड होता है। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहां पर लोकलाइज्ड है, तो आप कहेंगे मिड डॉर्सल रीजन ऑफ नेक एंड ट्रंक। क्लियर? तो मिड का मतलब बीच में, डॉर्सल रीजन मतलब बैक रीजन, तो मिडिल बैक रीजन ऑफ नेक एंड ट्रंक में आपका वर्टिब्रल कॉलम लोकलाइज्ड होता है। आपका वर्टिब्रल कॉलम आपके स्कल के बेस यानी कि बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंडेड होकर आपके ट्रंक के मिड डॉर्सल रीजन में फैला हुआ होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारा जो ट्रंक पोर्शन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम हमारे वर्टिब्रल कॉलम का ही है, यानी कि द मैन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। द मैन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक जो है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि ये हमारे ट्रंक पोर्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स हैं और इसमें प्रत्येक बोन को आप वर्टिब्रा कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में एक सिंगल बोन को आप क्या कहेंगे, वर्टिब्रा। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 26, पर जब भी मैं एक सिंगल बोन की बात करूंगा तो उसको मैं नाम क्या दे दूंगा, वर्टिब्रा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा है उसमें एक मिडिल या सेंट्रल मिडिल पोर्शन जो है, या इसका जो सेंट्रल होलो पोर्शन जो है, वो एक्चुअली एक ऐसा रीजन है जहां पर आप देखेंगे इस तरीके से एक छेद होता है। तो किसी भी एक वर्टिब्रा को लेकर जब आप उसकी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे हर एक वर्टिब्रा में एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसको आप न्यूरल कैविटी कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको आप क्या कहेंगे, न्यूरल कैविटी। क्लियर? अब इस न्यूरल कैविटी की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक सीरियल ऑर्डर में 26 वर्टिब्रा लगे हुए हैं और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस न्यूरल कैविटी में से होकर ही गुजरता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि किस तरीके से हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रा हैं उनकी न्यूरल कैविटी में से होकर पास होता है, मैं एक सिंपल से डायग्राम को यहां पर बनाकर आपको बताता हूं ताकि इस कंसेप्ट को आप प्रॉपर वे में समझ सकें। तो आप कंसीडर कीजिए कि ये आपका ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन का क्या है, साइड व्यू। और हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है वो सराउंडेड होता है या एक बोनी बॉक्स के अंदर पैक होता है और उस बोनी बॉक्स को आप क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो ब्रेन के फ्रंट में जो क्रेनियल बोन होगी उसको आप नाम दे सकते हैं यहां पर, ब्रेन के फ्रंट में जो क्रेनियल बोन है उसको आप नाम दे सकते हैं यहां पर फ्रंटल बोन। उसके बाद जो टॉप पर एक क्रेनियल बोन होगी उसको आप नाम दे सकते हैं पैराइटल बोन। जो आप जानते हैं 2 पैराइटल बोन होती हैं जिसको मैं साइड व्यू में दिखा रहा हूं। और उसके बाद एक बैक में क्रेनियल बोन होती है जिसको आप नाम दे सकते हैं ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर? और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीपिटल बोन में एक बड़ा सा छेद होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, छेद। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा छेद आपको ऑक्सीपिटल बोन में दिख रहा है जो क्रेनियल फ्लोर पर होता है और इसको मैं नाम दे सकता हूं फोरामेन मैग्नम। क्लियर? तो फोरामेन मैग्नम जो है वो एक्चुअली में क्या है, तो फोरामेन का मतलब होता है छेद और मैग्नम का मतलब होता है बड़ा। तो ऑक्सीपिटल बोन में जो एक बड़ा सा होल है उसको आप फोरामेन मैग्नम कहते हैं। एंड हम सभी जानते हैं कि क्रेनियल फ्लोर पर 2 बोन्स और भी होती है, एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन जिसको ग्रीन कलर से मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, इसको आप स्फेनॉइड कहते हैं। और फ्रंटल बोन और स्फेनॉइड बोन के बीच में एक छोटी सी बोन हमारे क्रेनियम फ्लोर पर आपको देखने को मिलती है जिसको आप इथेमॉइड
नाम दे सकते हैं। तो ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर केवल आपने इतना देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से हमारे क्रेनियल बॉक्स के अंदर लोकलाइज्ड है। अब ब्रेन का जो हाइंड पोर्शन है यानी कि हाइंड ब्रेन पार्ट, उसमें आपको ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है इसको मैं नाम दे सकता हूं मेड्यूला। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन पोर्शन है वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। तो ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है वो मेड्यूला है। अब ब्रेन का जो मेड्यूला पोर्शन है जब वो फोरामेन मैग्नम में से होकर बाहर निकलेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं जब आपके ब्रेन का मेड्यूला पोर्शन एक्सटेंडेड होकर फोरामेन मैग्नम जो कि ऑक्सीपिटल बोन में एक छेद है उससे होकर जब बाहर निकलेगा तो इसी को मैं नाम दे दूंगा स्पाइनल कॉर्ड। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो आप कहेंगे हमारे ब्रेन का मेड्यूला पोर्शन जब फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है नीचे की ओर तो जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनता है उसी को आप नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के एक्सटेंशन से या एक्सटेंडेड होने से ही स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। जब तक ये फोरामेन मैग्नम के अंदर है तो आप उसको मेड्यूला कह सकते हैं। जैसे ही मेड्यूला का पार्ट फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलेगा आप उसका नाम रख देंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो कंसेप्ट ये है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 वर्टिब्रा हैं उनकी न्यूरल कैविटी या न्यूरल कैनाल में से होकर ही कौन गुजरता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं यहां पर वर्टिब्रा को अरेंज करना स्टार्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहली वर्टिब्रा को यहां पर बना दिया है। तो ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, इस तरीके से नेक्स्ट वर्टिब्रा, ऐसे सीरियल ऑर्डर में एक के बाद एक टोटल 26 वर्टिब्रा जो हैं वो अरेंज होती हैं। तो यहां पर 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रीज जो हैं उनको हम एक के बाद एक अरेंज कर देते हैं। और इनको देखने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इन वर्टिब्रा में प्रेजेंट जो न्यूरल कैनाल है उसके अंदर से होकर गुजरता है। और यही रीजन है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम पहले कवर कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी पहली वर्टिब्रा है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो पहली वर्टिब्रा होती है उसको आप स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं जो है एटलस। तो हमेशा याद रखिए स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले किस वर्टिब्रा से होकर गुजरेगी या किस वर्टिब्रा के न्यूरल कैनाल से होकर गुजरेगी? तो आपका आंसर होगा एटलस, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के पहले वर्टिब्रा को हम नाम देते हैं एटलस। और आपको याद रखना है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम की पहली वर्टिब्रा यानी कि एटलस जो है वो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स से आर्टिकुलेट होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो रेड कलर वाली बोन आपको दिख रही है ये हमारी क्रेनियल बोन है ऑक्सीपिटल, और हमारी ऑक्सीपिटल बोन पर 2 राउंड शेप्ड उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कॉन्डाइल कहते हैं। और इन कंडाइल्स पर ही हमारी जो एटलस बोन है वो अपने आप को जोड़ देती है, यानी कि इससे अपने आप को आर्टिकुलेट कर देती है। तो वर्टिब्रल कॉलम की पहली वर्टिब्रा एटलस ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ आर्टिकुलेट होती है, क्योंकि हम ह्यूमंस के पास 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं। दैट इज द रीजन कि आप हमारे स्कल को डाई कंडाइलिक स्कल भी कह सकते हैं। तो हमारा ह्यूमन स्कल जो है वो डाई कॉन्डाइल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन है उस पर 2 कॉन्डाइल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये और एक ये, और इन 2 कॉन्डाइल से ही एटलस बोन अपने आप को आर्टिकुलेट करती है। डेट इज द रीजन कि मैं कह सकता हूं कि हमारा ह्यूमन स्कल जो है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल माना जाता है। तो जब आप एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे तो वहां पर ये मोनोकॉन्डाइलिक डाइकॉन्डाइलिक स्कल्स को लेकर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया है। तो मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो एम्फीबियंस होते हैं वर्टिब्रेटा में, जो एम्फीबियंस होते हैं उनका स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है जस्ट लाइक मैमल्स यानी कि हम ह्यूमंस की तरह। लेकिन जो रेप्टिलिया है और जो एवीज यानी कि वर्ड हैं उनका जो स्कल होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। तो कई बार डाइकॉन्डाइलिक और मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स को लेकर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको याद रखना है कि हम ह्यूमंस का यानी कि हम मैमल्स में आते हैं तो मैमल्स का और एम्फीबियंस का जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है, जबकि जो वर्ड है यानी कि एवीज और रेप्टिलिया जो है उनका जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये मैंने साइड व्यू ले रखा है और यहां पर आप देखेंगे ये हमारी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यहां पर आपको दिखाई जा रही है। तो साइड व्यू जब आप देखेंगे
ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, तो आप देखेंगे जो ऑक्सीपिटल बोन है उस पर एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्डाइल। और इस कॉन्डाइल से ही हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रा है यानी कि एटलस, वो आर्टिकुलेट हो जाएगी। तो क्लियर है, एक लेफ्ट साइड पर कॉन्डाइल दिखेगा, एक राइट साइड पर आपको ऑक्सीपिटल बोन पर कॉन्डाइल दिखेगा, जिससे एटलस बोन अपने आप को आर्टिकुलेट करेगी। दैट इज द रीजन कि हम ह्यूमन के स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल कंसीडर्ड करते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा है यानी कि बोन्स, तो किन्हीं भी दो वर्टिब्रा के बीच में आप देखेंगे, दो वर्टिब्रा के बीच में एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का आपको पैड लगा हुआ दिखाई देगा। यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में किन्हीं भी दो वर्टिब्रा के बीच में आप देखेंगे एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का पैड जो होता है वो लगा होता है। एक्चुअली में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के पैड की प्रेजेंस होने की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे किन्हीं भी दो वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट्स हैं वो कार्टिलेजियस ज्वाइंट है। और कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स होने की वजह से ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको लिमिटेड मूवमेंट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट जो वर्टिब्रा हैं वो आपस में एक दूसरे से किस ज्वाइंट की हेल्प से जुड़ी हुई हैं, तो आपका आंसर होगा कार्टिलेजियस ज्वाइंट। और कार्टिलेजियस ज्वाइंट में क्या कंसेप्ट होता है कि दो वर्टिब्रा बोन्स के बीच में एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का पैड प्रेजेंट होगा जो वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबल बनाएगा और वर्टिब्रल कॉलम में एक लिमिटेड मूवमेंट को अलाउ करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो टोटल 26 वर्टिब्रा हैं उनको हम 5 अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो मैंने यहां पर आपको एक साइड व्यू दिखाया है ह्यूमन का, जिसमें आप देख सकते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ही यानी कि हर वर्टिब्रा में क्या है, एक न्यूरल कैनाल, और उस न्यूरल कैनाल से होकर गुजरेगा क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले मैंने एक इसको पास कर दिया यहां से स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो टोटल 26 वर्टिब्रा हैं उनको हम किस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में या डिवीजन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा आपके वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है, 26, अगर मैं एडल्ट की बात करूं। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे आप ये पांचों डिवीजन आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर? तो आपको ट्रिक याद रखना है, चंदन, तिवारी, लाना, साबुन, चमकीली। तो मैंने ट्रिक दी हुई है, चंदन, तिवारी, लाना, साबुन, चमकीली। क्लियर? तो यहां पर आपको चंदन के सी से याद रखना है, चंदन के सी से याद रखना है कि जो इनिशियल 7 वर्टिब्री होंगी, कितनी, इनिशियल 7 जो वर्टिब्री होंगी उनको आप नाम देते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। क्लियर? तो चंदन से आपने याद रखा सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद आपको याद रखना है कि नेक्स्ट जो 12 वर्टिब्रीज होंगी उनको तिवारी के टी से आपको याद रखना है थोरासिक वर्टिब्री कहा जाता है। तो इनिशियल जो 7 वर्टिब्री हैं उनको आपने सर्वाइकल नाम दे दिया। उसके बाद जो आपके अपर बैक पोर्शन पर यानी कि थोरासिक कैविटी जहां पर आपकी है वहां पर जो 12 आपकी वर्टिब्रीज हैं उनको आपने नाम दे दिया थोरासिक वर्टिब्री। अब लाना के एल से आपको याद रखना है कि जो नेक्स्ट 5 वर्टिब्रीज हैं उनको आप लंबर वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबर वर्टिब्री। और उसके बाद आप देखेंगे एक पान के पत्ते की तरह हिप वाले पोर्शन पर यानी लोअर बैक पोर्शन पर आप देखेंगे एक वर्टिब्री होती है जो फ्यूज्ड होती है, जिसको हम नाम दे सकते हैं सैक्रम। तो यहां साबुन से आपको क्या याद रखना है, सैक्रम। सैक्रम क्या है? वन फ्यूज्ड, ये वन फ्यूज्ड वर्टिब्री है या वर्टिब्रा है। और आखिरी में याद रखना है सैक्रम से एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको लिटरली हम टेल बोन भी कहते हैं, और उसको हम नाम दे सकते हैं यहां पर कोकीजियल या इसको कोकिक्स भी कहा जाता है। तो चमकीली से आपको याद रखना है कोकीजियल या कोकिक्स। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अपनी 26 जो वर्टिब्रा बोन्स हैं उनको 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप में या डिवीजन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला, चंदन से आपने याद रखा सर्वाइकल, तिवारी से आपने याद रखा थोरासिक,
लाना से आपने याद रखा लंबर, साबुन से आपने याद रखा सैक्रम, और चमकीली से आपने याद रखा कोकिजियल या कोकिक्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे हम इनके नंबर्स को कैसे याद रखें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरासिक जो है वर्टिब्री वो 12 होती हैं, लंबर वर्टिब्री जो है वो 5 होती हैं, सैक्रम एक फ्यूज्ड वर्टिब्री को कहा जाता है, जबकि कोकिक्स भी एक फ्यूज्ड वर्टिब्रा है। क्लियर। तो इनके नंबर्स आप कैसे याद रखें। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ थोरासिक वर्टिब्रा कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आपके पास कितनी है। तो इसकी एक सिंपल सी मैं ट्रिक बता रहा हूं। पहले आप एडल्ट के लिए याद रखें, क्योंकि एडल्ट में और एम्ब्रियो या इन्फेंट्स में नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम को लेकर जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको वेरिएशन देखने को जरूर मिलेगा। तो पहले मैं एडल्ट के लिए बात करता हूं। एडल्ट के पास सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं, तो उसका आंसर है 7। क्लियर। आपने कैसे याद रखा, तो सर्वाइकल सा से स्टार्ट होता है। सर्वाइकल किससे स्टार्ट होता है, सा से, तो याद रखिए 7 से 7। क्लियर। अब आपको याद रखना है थोरासिक वर्टिब्री जो है वो टोटल नंबर में एडल्ट के पास कितनी होती हैं। तो थोरासिक स्टार्ट होता है टी से, और टी से आपको याद रखना है 12, तो आप यहां आसानी से लिख सकते हैं 12। क्लियर। तो सर्वाइकल 7 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने 7 लिख दिया, थोरासिक जो है वो टी से स्टार्ट हो रहा है तो आपने यहां पर 12 लिख दिया। ये आपको हिंट करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। उसके बाद लंबर वर्टिब्री कितनी है, तो आपको एक सेंटेंस बार बार बोलना है, लंबर 5 इन नंबर, लंबर 5 इन नंबर। तो लंबर कितनी होती है, 5 इन नंबर, यानी कि इनकी टोटल नंबर कितने होते हैं आपके पास, 5। तो आप यहां पर जब जोड़ेंगे 12 और 7 को तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर 12 को और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर 19, और फिर 5 को ऐड करेंगे तो 24। तो कितनी वर्टिब्री बच रही है, 2। तो एक यहां पर आपकी फ्यूज्ड हो जाएगी सैक्रम, और एक आपकी हो जाएगी कोकिजियल यानी कि कोकिक्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री एडल्ट के पास कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 26। लेकिन आपको याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में या बात करें इन्फेंट में, तो बर्थ के पहले एक बच्चे की बॉडी में या बर्थ के बाद जो न्यूबॉर्न होते हैं या इन्फेंट होते हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिब्रा हैं इन वर्टिब्रल कॉलम वो 33 होती हैं। कितनी होती हैं, 33 यानी कि 33। तो कैसे होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो एम्ब्रियो या इन्फेंट में आप बात करेंगे तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही होती हैं जैसे कि हम एडल्ट में है, थोरासिक वर्टिब्री 12 ही होती हैं जैसे कि हम एडल्ट में है, और लंबर वर्टिब्री भी 5 होती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो या इन्फेंट्स में जो सैक्रम है उसमें सेपरेटली आपको 5 वर्टिब्री देखने को मिलेंगी, और कोकिक्स वाला जो एक फ्यूज्ड वर्टिब्री है एडल्ट में, एम्ब्रियो या इन्फेंट्स में वहां पर आपको 4 सेपरेट वर्टिब्री देखने को मिलेंगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इन्फेंट होते हैं या एम्ब्रियो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हो जाती हैं, 33, जबकि हम एडल्ट में कितनी होती हैं, ओनली 26। क्लियर है। तो जो वेरिएशन है वो किनकी वजह से है, एडल्ट में सैक्रम 1 है फ्यूज्ड, जो कि एम्ब्रियो में या इन्फेंट्स में कितनी होती है, सेपरेट 5। इसी तरीके से कोकिजियल या कोकिक्स जो है वो हम एडल्ट्स में 1 फ्यूज्ड है, जबकि वो एम्ब्रियो या इन्फेंट में कितनी होती है, 4 सेपरेट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, एडल्ट में 26, एम्ब्रियो या इन्फेंट में 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये मैंने अपने वर्टिब्रल कॉलम को ले लिया। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 4 कर्व का फॉर्मेशन होता है। एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रंस या एडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम को लेकर अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 4 कर्व प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 2 कर्व कॉन्वेक्स होते हैं और 2 कर्व कॉनकेव होते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए जो आपका नेक वाला पोर्शन है, यहां पर ध्यान से देखिए, जो आपका नेक वाला पोर्शन है वहां पर आपका वर्टिब्रल कॉलम एक कर्व का फॉर्मेशन करता है, और ये कर्व कैसा कर्व है, इनवर्ड, अंदर की तरफ दबा हुआ। तो इस इनवर्ड कर्व को मैं नाम दे सकता हूं कॉन्वेक्स कर्व। तो आपके नेक पोर्शन पर जो वर्टिब्रल कॉलम एक कर्व फॉर्म करेगा उसको आप कॉन्वेक्स कर्व कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स कर्व कौन से वर्टिब्री फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर्वाइकल वर्टिब्री, इसलिए कॉन्वेक्स कर्व को मैं सर्वाइकल कर्व भी
कह सकता हूं। तो पहला कर्व आपने कौन सा देखा, कॉन्वेक्स कर्व, जिसको आप सर्वाइकल कर्व भी कह सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो अपर बैक पोर्शन है, यानी कि आपकी पीठ वाला हिस्सा, वहां पर आपका वर्टिब्रल कॉलम एक उभरा हुआ कर्व बनाता है, यानी कि आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड कर्व आपको जो देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, तो इसको मैं कॉनकेव कर्व कह सकता हूं। अब ये कॉनकेव कर्व कौन से वर्टिब्री फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा थोरासिक वर्टिब्री, तो इसको मैं थोरासिक कर्व कह सकता हूं। इसी तरीके से आपका जो लोअर बैक पोर्शन है, यानी कि लोअर बैक पोर्शन है आपकी पीठ के नीचे वाला हिस्सा, वहां पर आप देखेंगे कि एक आपको इनवर्ड कर्व देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ दबा हुआ कर्व। तो इस तरीके से इस कर्व को भी आप कॉन्वेक्स कर्व कह सकते हैं। और ये कॉन्वेक्स कर्व यहां पर कौन से वर्टिब्री फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा लंबर वर्टिब्री, तो इसको मैं लंबर कर्व भी कह सकता हूं। और इसी तरीके से आपका जो सैक्रम और कोकिक्स है, वो भी एक कर्व बनाता है आउटवर्ड, कुछ इस तरीके से। तो ये जो आउटवर्ड कर्व एक और बन रहा है आपके हिप पोर्शन पर, इसको मैं नाम दे सकता हूं ये एक कॉनकेव कर्व है, क्योंकि ये आउटवर्ड है। और इसको बनाने वाली जो मैन बोन है वो है सैक्रम, इसलिए मैं इसको सैक्रम कर्व भी कह सकता हूं। तो इस तरीके से आपके वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 4 कर्व आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने कर्व देखने को मिलेंगे, 4, जिनमें से 2 कॉन्वेक्स है और 2 कॉनकेव है। तो आपको हमेशा याद रखना है, सर्वाइकल कर्व कॉन्वेक्स है, थोरासिक कर्व कॉनकेव है, इसी तरीके से लंबर कर्व कॉन्वेक्स कर्व है, जबकि सैक्रम कर्व जो है वो कॉनकेव है। क्लियर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, यानी कि एम्ब्रियो यानी कि जब मदर की यूट्रस में होता है बच्चा, या जब बच्चे का बर्थ हो जाता है और इनिशियल 1 महीने का जब वो होता है न्यूबॉर्न बेबी, तो आप देखेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी में या एम्ब्रियो में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें केवल एक ही कर्व होता है। यानी कि हम एडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व होते हैं, पर जब हम बात करें एम्ब्रियो की या एक न्यूबॉर्न बेबी की, तो उसके वर्टिब्रल कॉलम में केवल आपको एक ही आउटवर्ड कर्व देखने को मिलेगा। इस आउटवर्ड एक सिंगल कर्व को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ये सिंगल कॉनकेव कर्व होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बच्चे का बर्थ होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब वो बच्चा अपनी 2 से 3 महीने की एज तक पहुंच जाता है, यानी कि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये कंसेप्ट बताने वाला हूं कि एम्ब्रियो या न्यूबॉर्न बेबी के वर्टिब्रल कॉलम में एक ही कर्व होता है। फिर ये एक कर्व से 4 कर्व कैसे फॉर्म हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे का जब जन्म होगा तब उसके वर्टिब्रल कॉलम में एक ही कर्व होगा, पर जैसे ही वो 2 या 3 महीने का हो जाएगा, आप देखते हैं वो अपने सर को ऊपर उठाना स्टार्ट कर देता है। तो नेक पर प्रेशर पड़ने की वजह से जब बच्चा 2 से 3 महीने का होगा तो अपने सर को, अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट करेगा, जिससे नेक पोर्शन पर प्रेशर पड़ने की वजह से आप देखेंगे ये सर्वाइकल कर्व जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सर्वाइकल कर्व का फॉर्मेशन हो जाता है जब बच्चा 2 या 3 महीने की एज का होता है और वो अपने सर को ऊपर उठाना स्टार्ट करता है, जिससे नेक पर प्रेशर पड़ने की वजह से सर्वाइकल कर्व का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से जब बच्चे की एज 6 मंथ की हो जाती है, यानी कि वो 6 महीने का हो जाता है, तो आप देखते हैं वो बैठना स्टार्ट कर देता है। और जब बच्चे बैठने लगते हैं तो उनके लोअर बैक पोर्शन पर प्रेशर पड़ने की वजह से आप देखेंगे कि लंबर कर्व जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लोअर बैक पोर्शन पर प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चा जब 6 महीने का होगा, बैठना स्टार्ट करेगा, तो लंबर कर्व का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो जैसे ही सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व बनेंगे तो ऑब्वियसली बाकी वर्टिब्रल कॉलम पर 2 कर्व ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि कौन से 2 कर्व ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएंगे, आपके कॉनकेव। एक आपका कौन सा कॉनकेव, थोरासिक, और दूसरा आपका सैक्रम। इस तरीके से आप देखेंगे ये 4 कर्व का फॉर्मेशन एज के साथ साथ बच्चों में होने लगता है। और हम एडल्ट में टोटल कितने कर्व आपको देखने को मिलेंगे, 4 कर्व देखने को मिलेंगे, 2 कॉन्वेक्स और 2 कॉनकेव। क्लियर। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की। तो आपका वर्टिब्रल कॉलम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, आप खुद सोचिए। पहला फंक्शन हमने देखा कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारे ट्रंक पोर्शन पर या हमारे ट्रंक पार्ट का मैन फ्रेमवर्क है। क्लियर। ये आपके ट्रंक पोर्शन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पहला फंक्शन मैन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, ये आपको याद रखना है। अगला फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली वर्टिब्रा है जिसको आपने एटलस नाम दिया, वो आर्टिकुलेट होती है
आपके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, इसलिए ये आपके हेड को भी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है, तो हमने देखा कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रा है, उनमें एक न्यूरल कैनाल होती है जिसमें से होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। इस तरीके से हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और चौथा फंक्शन क्या हो सकता है, तो हम आगे जाकर जब पढ़ेंगे रिब्स बोन को तो आपको पता चलेगा कि डॉर्सली हमारी रिब्स जो हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होती हैं, और इस तरीके से हमारे जो बैक की मसल्स हैं वो भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम सर्व करता है ऐसे पॉइंट्स को जो अटैचमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बैक बोन्स या हमारी बैक मसल्स और हमारी रिब्स बोन के लिए। तो रिब्स का अटैचमेंट भी वर्टिब्रल कॉलम से होता है और हमारी बैक मसल्स जो हैं वो भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होती हैं। उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अटैच हो सकें। तो ये इंपॉर्टेंट 4 फंक्शंस हैं जो आपको हमेशा याद रखना, और इन सभी फंक्शंस का जिक्र जो है वो एनसीईआरटी में किया गया है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमारा एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 80 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। और आप अपने एक्सियल स्केलेटन को 4 इंपॉर्टेंट डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। पहला डिवीजन था स्कल, जिसमें 29 बोन्स को आपने स्टडी किया। अगला डिवीजन था वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें आपने 26 बोन्स को स्टडी किया। अब तीसरा और चौथा जो डिवीजन है एक्सियल स्केलेटन का, उसको आप रिब बोन्स और स्टर्नम कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिब बोन्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे स्टर्नम के बारे में। तो सबसे पहले हम रिब बोन्स के बारे में जानते हैं, और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो रिब बोन्स हैं वो लिटरली फ्लैट और थिन बोन है, यानी कि ये पतली और चपटी होती हैं। तो हमारी रिब बोन का शेप कैसा होता है, थिन एंड फ्लैट। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी रिब बोन्स थिन एंड फ्लैट बोन्स हैं। और आपकी बॉडी में टोटल 12 पेयर यानी कि 24 रिब बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये आपके थोरासिक केज का लेटरल वॉल, यानी कि लेटरली हमारा थोरासिक केज या थोरासिक कैविटी हमारी रिब्स बोन से ही मिलकर बनी होती है। तो आपने जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को पढ़ा, वहां पर आपने एनाटॉमी ऑफ लंग्स को पढ़ा, तो आपने वहां देखा कि आपके लंग्स अलोंग विद हार्ट थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड होते हैं, और आपकी थोरासिक कैविटी या चेस्ट कैविटी को लिटरली कौन मिलकर बनाता है, तो मैं कहूंगा डॉर्सली हमारी वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली हमारी स्टर्नम बोन, बिलो यानी कि नीचे की ओर हमारी एक डोम शेप्ड मसल होती है जिसको आप क्या कहते हैं, तो आपको जल्दी से बताना है। हमारी डोम शेप्ड मसल जो बिलो पोजीशन पर हमारी थोरासिक कैविटी को बनाती है उसको आप डायाफ्राम कहते हैं, और लेटरली यानी कि साइड से हमारी थोरासिक कैविटी को बनाने का काम हमारी रिब बोन्स करती हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपका थोरासिक केज या थोरासिक कैविटी लेटरल वॉल, थोरासिक कैविटी की लेटरल वॉल किन बोन्स से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर होगा रिब बोन्स। और ये टोटल नंबर में कितनी है, तो आपका आंसर होगा 12 पेयर यानी कि 24 बोन्स। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, आपकी जो रिब बोन्स हैं वो डॉर्सली देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं, और वेंट्रली देखा जाए तो स्टर्नम बोन से कनेक्टेड होती हैं। तो जल्दी से मैं यहां पर वर्टिब्रल कॉलम को ले लेता हूं। तो जो आपको ये बोन्स दिखाई दे रही हैं ये लिटरली वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा हैं, क्लियर। और स्पेशली ये कौन सी वर्टिब्रा है, तो मैं कहूंगा थोरासिक वर्टिब्रा। तो हमारी जो थोरासिक वर्टिब्रा है वो नंबर में कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 12। तो 12 थोरासिक वर्टिब्रा है, और 12 ही हमारे पास क्या है, रिब बोन्स। तो हर एक थोरासिक वर्टिब्रा से एक पेयर ऑफ रिब बोन्स डॉर्सल पोजीशन पर अपने आप को क्या करती है, कनेक्टेड करती है। यही रीजन है कि 12 पेयर रिब्स बोन है और 12 ही आपके पास क्या है, थोरासिक वर्टिब्री। तो थोरासिक वर्टिब्री को मैंने यहां पर बना दिया है। अब आप देखेंगे मैं वेंट्रली किसको बना देता हूं, यहां पर एक बोन को जिसको आप स्टर्नम बोन कहते हैं, और ये भी एक फ्लैट बोन होती है। तो जो पर्पल कलर से आपको दिख रही है वो है स्टर्नम बोन, और पीछे जो ग्रीन कलर के आपको बहुत सारी हड्डियां दिख रही है वो लिटरली आपके थोरासिक वर्टिब्री की वर्टिब्रा है, क्लियर। और थोरासिक वर्टिब्रा में हम देखते हैं क्या होती है, T1 T2 ऐसे करके हमारे पास 12 थोरासिक वर्टिब्रा होते हैं जिनको हम T1 से T12 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और हर एक पेयर रिब्स बोन का एक थोरासिक वर्टिब्रा के साथ क्या होता है, डॉर्सली कनेक्टेड होता है, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यह है एक हमारी रिब बोन, ये हमारी एक रिब बोन है, और एक आप देख रहे हैं इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड कहूंगा मैं, ये भी एक क्या है, हमारी रिब बोन। तो वन पेयर ऑफ रिब बोन को आप देख रहे हैं, ये पीछे की ओर डॉर्सली हमारी वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, जबकि वेंट्रली ये स्टर्नम बोन से कनेक्टेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखना है कि वेंट्रली रिब बोन स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो ये टर्म है कॉस्टल, ये आप हर उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर रिब से रिलेटेड बात होती है। आपकी दो रिब बोन्स के ऊपर या अंदर की ओर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको आप इंटर कोस्टल मसल्स कहते हैं। इसी तरीके से रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने वाला जो कार्टिलेज होगा उसको आप क्या कह सकते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। पर लिटरली कोस्टल कार्टिलेज किस प्रकार का कार्टिलेज है तो आपका आंसर होगा ये एक हायालिन कार्टिलेज है। कैसा कार्टिलेज है, हायालिन कार्टिलेज। और ये आपको बहुत बेसिक चीज है, हमेशा याद रखना है कि हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज होते हैं। पहले कार्टिलेज को आप इलास्टिक कार्टिलेज या येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। दूसरा कार्टिलेज होता है आपका हायालिन कार्टिलेज, जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो रिब को स्टर्नम से जोड़ने का काम करता है। और तीसरा जो कार्टिलेज होता है उसको आप व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। तो जल्दी से मैं आपको ये चीज फिर से बता देता हूं कि जो 3 डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज हैं उनमें से पहला कार्टिलेज यानी कि येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहां पर है हमारी बॉडी में, तो बहुत इजी है इसको याद रखना, आपके नाक, कान और गले में। कहां पर है, नाक, कान, गला, यानी कि आपके ईयर का, कान का जो आउटर पार्ट है यानी कि ईयर पिन्ना, वहां पर इलास्टिक कार्टिलेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपके मिडिल ईयर से एक यूस्टेशियन ट्यूब आपके फेरिंग्स को जोड़ने का काम करती है और वो यूस्टेशियन ट्यूब भी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये कहां पर प्रेजेंट होगा, तो आपके ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है जिसको आप एपीग्लॉटिस कहते हैं, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। यहां तक कि आपकी नोज यानी कि आपकी नाक का कुछ पार्ट भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, हालांकि आपकी नोज में हायालिन कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि पहला कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज, ये कहां कहां होगा ये मैंने जल्दी से आपको बता दिया। दूसरा कार्टिलेज होता है हायालिन कार्टिलेज, और मैं बताना चाहता हूं कि हायालिन कार्टिलेज सबसे वीक, सबसे कमजोर कार्टिलेज है। ये कहां प्रेजेंट है, तो आपने जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा तो वहां पर आपने देखा कि जो आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप, और जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई है, यहां तक कि इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनके ऊपर एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती है। और वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग लिटरली हायालिन कार्टिलेज की बनी होती है, जो इन ट्रैकिया या ब्रोंकाई जैसे स्ट्रक्चर को कोलैप्सिंग बैक होने से प्रिवेंट करती है। अब तीसरा कार्टिलेज है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और ये आपने अभी रिसेंटली देखा कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, यानी कि आपके जो वर्टिब्रा है, जैसे मान लीजिए ये एक वर्टिब्रा है, तो 2 वर्टिब्रा के बीच में आपको एक पैड मिलेगा देखने के लिए। ये पैड, ये किसका बना होगा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का। और यही रीजन है कि वर्टिब्रा जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिस ज्वाइंट से, उस ज्वाइंट को आप कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहते हैं, जो लिटरली व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के पैड की प्रेजेंस होने की वजह से ही बनते हैं। और इस वजह से आपके वर्टिब्रल कॉलम में लिमिटेड मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए क्योंकि यहां पर कार्टिलेजियस ज्वाइंट होते हैं। क्लियर। तो ये मैंने रिव्यू आपको क्यों दिया, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि हायालिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है कहां पर, वहां पर जहां पर आपकी रिब वेंट्रली आपकी स्टर्नम बोन से जुड़ती है। तो हायालिन कार्टिलेज की हेल्प से ही आपकी रिब
आपके स्टर्नम बोन से जुड़ती है। और क्योंकि रिब को जोड़ने वाला कार्टिलेज को हम कॉस्टल कार्टिलेज कह सकते हैं, इसलिए यहां पर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉस्टल कार्टिलेज एक प्रकार का हायालिन कार्टिलेज ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपको ध्यान से सुनना है। जब आप ध्यान से देखेंगे डॉर्सली, जब आप डॉर्सली ध्यान से देखेंगे कि आपकी रिब आपके वर्टिब्रा से कनेक्टेड हो रही हैं, तो लिटरली आपकी रिब बोन्स के पास दो आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं। आप देखेंगे कि वर्टिब्रा से जब रिब डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं तो रिब जो है वो दो पॉइंट पर देखिए, एक ये और एक ये। इस वाली रिब में देखना है तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो आपकी हर एक रिब के पास दो आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं डॉर्सली आपके वर्टिब्रा से कनेक्टेड होने के लिए। इस तरीके से हर एक रिब डॉर्सली दो आर्टिकुलेशन पॉइंट की हेल्प से आपके वर्टिब्रा से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। यही रीजन है कि आप अपनी रिब्स को बाइसेफेलिक रिब्स कहते हैं। तो व्हाट इज द रीजन कि आपकी जो रिब्स हैं वो बाइसेफेलिक है। तो बाइसेफेलिक का मतलब होगा हमारी रिब्स डॉर्सली वर्टिब्रा से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि हमारी रिब्स के पास दो आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं। दो आर्टिकुलेशन पॉइंट होने की वजह से आपकी रिब को बाइसेफेलिक रिब्स कंसीडर्ड किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिब्स की, यानी कि हमारी बॉडी में जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं उनको हम 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टाइप्स हैं ट्रू रिब्स, यानी कि पहला टाइप है ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स, और एक चीज याद रखिए कि फॉल्स रिब्स को आप वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो टाइप है वो है फ्लोटिंग रिब्स। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिब्स जिनको हम कहेंगे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर? अब कौन सी रिब्स ट्रू रिब्स हैं, कौन सी रिब्स फॉल्स हैं और कौन सी रिब्स फ्लोटिंग है, ये याद रखना है। तो याद रखिए इनिशियल 7 पेयर्स, जो 12 पेयर ऑफ रिब्स में से शुरुआती ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो जो इनिशियल 7 पेयर होंगे रिब्स के उनको आप ट्रू रिब्स कहेंगे। उसके बाद 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का जो पेयर है उसको आप फॉल्स रिब्स कहेंगे, जबकि 11 और 12 नंबर वाले पेयर को आप फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में कौन सी रिब्स फॉल्स हैं। तो आप कहेंगे 8, 9 और 10th नंबर का जो रिब का पेयर है वो फॉल्स रिब्स है। इनिशियल 7 पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहना है और आखिरी की 2 पेयर यानी कि 11th और 12th नंबर के पेयर को आपको फ्लोटिंग रिब्स कहना है। तो आखिर क्या कारण है कि हम 7 पेयर्स जो हैं उनको ट्रू कह देते हैं, 8, 9, 10th को हम फॉल्स कह देते हैं और 11, 12th को हम फ्लोटिंग कह देते हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहां पर फिर से हमारे वर्टिब्रल कॉलम को ले रखा है और आप कंसीडर कीजिए कि ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का थोरासिक वर्टिब्री पार्ट है, यानी कि ये जो वर्टिब्री आपको दिख रहा है वो कौन सा वर्टिब्री है, थोरासिक वर्टिब्री। और ये रही आपकी वेंट्रली लोकेटेड स्टर्नम बोन। तो जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, रिब बोन्स के पेयर को डॉर्सली कनेक्टेड कर देता हूं वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली कनेक्टेड कर देता हूं किससे, स्टर्नम बोन से। तो वेंट्रली स्टर्नम बोन से कनेक्टेड कर दिया मैंने आपके रिब को विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, जिसको आपने बोला हायालिन कार्टिलेज। क्लियर? तो ये ग्रीन कलर के जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये लिटरली क्या है, कोस्टल कार्टिलेज या हायालिन कार्टिलेज, जो वेंट्रली कनेक्टेड कर रहे हैं रिब्स को स्टर्नम बोन से। इतना आपको समझ में आ गया। तो जो इनिशियल 7 पेयर हैं, ये मैंने कितने पेयर बना रखे हैं, 7 पेयर। इस तरीके से ये जो 7 पेयर्स हैं इनको आप कह सकते हैं ट्रू रिब्स। तो आखिर क्यों 7 पेयर को आपने ट्रू रिब्स कहा, तो उसका रीजन है कि जो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं और वेंट्रली डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम बोन से विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज। तो ऐसी रिब्स ट्रू रिब्स हैं जो डॉर्सली कनेक्टेड हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से,
यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में भी किन वर्टिब्री से, तो आप कहेंगे थोरासिक वर्टिब्री से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और वेंट्रली कनेक्टेड है स्टर्नम बोन से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तो आप उनको क्या कह देंगे, ट्रू रिब्स। और ये कितनी होंगी, तो आपका आंसर होगा 12 पेयर्स में से जो इनिशियल 7 पेयर्स हैं वो आपके ट्रू रिब्स के हैं। अब उसके बाद देखेंगे आप जो 8वां 9वां और 10वें नंबर का पेयर है रिब्स का, उनको आप नाम दे देते हैं फॉल्स रिब्स। तो क्या कारण है कि आपने 8, 9 और 10th पेयर्स को फॉल्स रिब्स कह दिया, तो इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि डॉर्सली तो ये वर्टिब्रल कॉलम से ही कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि स्पेशली थोरासिक वर्टिब्री से। तो फॉल्स रिब्स जो है वो ट्रू रिब्स की तरह डॉर्सली थोरासिक वर्टिब्री से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वेंट्रली ये स्टर्नम बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि जो 7th नंबर का पेयर है, आप देखेंगे ये जो रिब है वो 7th नंबर का पेयर है, एक ये वाली रिब और एक ये वाली रिब। तो 7th नंबर का जो रिब पेयर है उससे आपकी 8, 9 और 10th नंबर की जो रिब्स हैं वो वेंट्रली कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, यानी कि दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब्स विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो आप देख सकते हैं कि ये 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की जो रिब बोन है वो हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से 7th नंबर की जो रिब बोन है उससे आर्टिकुलेट हो रही है, कनेक्टेड हो रही है, ना कि डायरेक्टली स्टर्नम से। दैट इज द रीजन कि आप इनको फॉल्स रिब्स कह सकते हो, और इनका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ठीक है ना। अब लास्ट जो 2 पेयर होते हैं, यानी कि 11th नंबर का, ये मान लीजिए 11th नंबर का पेयर है और ये 12th नंबर का। तो 11th और 12th नंबर की जो रिब बोन है उनको आप फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। कारण क्या है कि डॉर्सली तो ये थोरासिक वर्टिब्री से ही कनेक्टेड होंगी, लेकिन वेंट्रली ये ना तो डायरेक्टली स्टर्नम बोन से कनेक्टेड होंगी और ना ही ये किसी अनदर रिब बोन से। तो मैं कह सकता हूं कि ये कनेक्टेड नहीं होंगी वेंट्रली किसी भी रिब बोन से और ना ही किसी भी स्टर्नम बोन से। इसका मतलब इनको आप क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये वेंट्रली फ्रीली फ्लोट करेंगी। इनका कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये किसी भी तरीके से वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, ना तो स्टर्नम बोन से और ना ही किसी अनदर रिब बोन से। तो आपने इनको फ्री फ्लोट होने की वजह से क्या बोल दिया, फ्लोटिंग रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने में। तो जहां पर हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, लिटरली उसके जस्ट पीछे हमारी क्या होती हैं, 1 पेयर ऑफ किडनी। तो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने में आपकी फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक जल्दी से मैं आपको समरी देता हूं, कोई भी रिब चाहे वो ट्रू हो, फॉल्स हो या फ्लोटिंग हो, डॉर्सली डेफिनेटली वो थोरासिक वर्टिब्री से कनेक्टेड होगी ही, पर वेंट्रली अगर वो डायरेक्टली स्टर्नम बोन से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज तो वो ट्रू है। अगर वो स्टर्नम बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि वो 7th पेयर जो रिब बोन है उनसे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तो वो आपकी 8, 9 और 10th नंबर की रिब बोन्स हैं जिनको आप कहेंगे फॉल्स रिब्स। और अगर 11th और 12th नंबर की रिब बोन जो कि वेंट्रली ना तो स्टर्नम से कनेक्टेड होंगी और ना ही किसी अनदर रिब बोन से, तो आप उनको कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो फ्री फ्लोट करेंगी वेंट्रली। क्लियर। और ये किडनी को प्रोटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी स्टर्नम बोन के बारे में। तो हमारी जो स्टर्नम बोन है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन का 4th डिवीजन है और ये सिंगल बोन होती है। स्टर्नम बोन कितनी है नंबर में, 1। ये बोन एक्चुअली में फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं और ये प्रेजेंट होती हैं आपके थोरैक्स यानी कि थोरासिक कैविटी के वेंट्रल मिड लाइन में। अगर मैं एग्जैक्टली पोजीशन बताऊं तो जो वेंट्रल पोजीशन आपकी बॉडी की है, फ्रंट पोजीशन जो है, इसमें जो थोरासिक कैविटी है आपकी उसके मिड लाइन पर आप देखेंगे आपकी एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको आप स्टर्नम कहेंगे। इसको बहुत इजीली आपको समझना है तो मैं कह सकता हूं जो आपका चेस्ट है उस चेस्ट के जस्ट मिडिल में बीचों बीच स्किन के जस्ट नीचे एक बोन आपको देखने को मिलेगी। आप सभी अपने ब्रेस्ट के मिड लाइन पर जब हाथ रखेंगे तो वहां पर जस्ट स्किन के नीचे जो आपको एक बोन
देखने को मिलेगी वही है आपकी स्टर्नम बोन, और इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि स्टर्नम बोन के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसमें से एक फंक्शन तो आप समझ ही चुके हैं कि ये आर्टिकुलेट करती हैं रिब बोन्स को अपने साथ, स्पेशली ट्रू रिब्स को। उसके अलावा आपका जो स्टर्नम बोन है वो आपकी थोरासिक कैविटी को वेंट्रली कवर्ड करने का काम करती है। इन अदर वर्ड्स कि आपकी जो थोरासिक केज है, थोरासिक कैविटी है, वो वेंट्रली किससे बनी हुई है? स्टर्नम बोन से। डॉर्सली किससे बनी हुई है? तो हम सभी जानते हैं थोरासिक वर्टिब्री से। और लेटरली किससे बनी हुई है? तो आपने अभी भी देखा रिब्स से। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी थोरासिक चैम्बर को, थोरासिक कैविटी को बनाने में हमारी रिब्स लेटरली, हमारा वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली और हमारी स्टर्नम बोन वेंट्रली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप कि आपने रिब बोन्स और स्टर्नम के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।